हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ विक्रांत कुमार गाइज। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। डिटेल में देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, मेटाबॉलिज्म के लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एटीपी की सिंथेसिस, काफी सारे एंजाइम्स बताए थे इससे रिलेटेड। फिर मैंने को एंजाइम्स के लिए चला था सेकंड क्लास में। को एंजाइम्स में मैंने आपको NAD, NADH2, PG2 एंड इसके साथ साथ आपका FAD, FMN, FADH2 सारे के सारे को एंजाइम्स बता रखे थे। किस प्रकार से कौन सी फॉर्म आपकी ऑक्सीडाइज होती है, कौन सी फॉर्म आपकी रिड्यूस होती है, ये भी मैं आपको बता चुका था। अगर वे देखनी है आपको देख सकते हो, नहीं देखनी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन से कि आपका सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखो, बड़ा ही सिंपल सा इसका मतलब होता है, आप समझो। आपकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 220 प्रकार की सेल पाई जाती है। 220 प्रकार की आपकी सेल पाई जाती है। एंड इन सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन सेल के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये जो आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया गया है, अब ये क्यों किया गया है? तो ये जो ऑक्सीजन होती है, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, सभी सबस्ट्रेट पे नहीं, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे जाकर के उस जो भी सबस्ट्रेट पे गई है उस सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देती है। उस सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपका कोई यहाँ पर मैं सबस्ट्रेट ले रहा हूं, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि आपके समझाने के लिए मैं ग्लूकोज ले रहा हूं। ग्लूकोज से जाकर के ये अटैच होगी, ग्लूकोज से जाकर के क्या होगी, ये आपकी अटैच होने वाली है। यानी कि यहाँ पर मैं O2 कर देता हूं। एंड बदले में ये क्या देगी, जब ये ऑक्सीडाइज कर रही है किसी सबस्ट्रेट को, तो यहाँ पर बदले में क्या मिलेगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो बदले में आपको मिलेगी एनर्जी, बदले में आपको मिलेगी एनर्जी। जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअली हमारे जो इतने भी सेल्स है, हमारे जितने भी सेल्स हैं, उसको दो मेन फंक्शन करने के लिए आपकी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो दो मेन फंक्शन वो करता है। पहला क्या होता है कि सेल को जितनी भी उसके अंदर, याद रख लेना, जितने भी उसके अंदर फंक्शनल एक्टिविटी हो रही है, उस सब के लिए आपका जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसको? सेल को। ठीक है ना, ये आवाज को इग्नोर करना, क्योंकि देखो भाई साहब, ये मैं रोक नहीं सकता। ठीक है ना। एंड दूसरी क्या होती है कि दूसरी, अगर किसी भी चीज को बनाना है, यानी कि सेल के अंदर कोई भी चीज बननी है, यानी कि एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आई बात समझ में? यानी कि सेल जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करके किसी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करेगा, जिससे एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। आगे इतनी बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है ग्लूकोज का। ऐसा नहीं कि केवल ग्लूकोज को ही ऑक्सीडाइज किया जाता है। आपका ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कार्बोहाइड्रेट्स में आपके काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इवन जो प्रोटीन्स होती हैं उनको भी ऑक्सीडाइज किया जाता है। लेकिन वहां पर जो है कुछ कंडीशन आ जाती है। ठीक है ना, वहां पर कुछ कंडीशन आ जाती है। जैसे कि फैटी एसिड है, फैटी एसिड को सबसे पहले आपका G3P यानी कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में लेके जाया जाता है, देन जाकर के आपका ऑक्सीडाइज होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका फैटी एसिड या फिर लिपिड या फिर प्रोटीन आपका ऑक्सीडाइज नहीं होते। इनको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है, इनको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है। किसी को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर, किसी को कन्वर्ट किया जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, किसी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन साइकिल के अंदर। क्या चीज होती है अभी देखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा वरी करने की बात नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, जो कि आपको ग्लूकोज है, जो कि आप जन्मों जन्मांतर से पढ़ते हो जा रहे होंगे। यहाँ पर क्या है, C6H12O6। यहाँ पर हम 6O2 यानी कि 6 आपके ऑक्सीजन देंगे। बदले में हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जिसको हम एक्सहेल करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। इसके साथ साथ हमें वाटर की वेपर मिलती है। ठीक है ना, ये आपको वाटर ऐसे नहीं मिलता, ये आपको वेपर फॉर्म में मिलता है। इस बात को याद रख लेना। कभी कभी आप जाड़ों में देखो, जाड़ों में क्या होगा, जब आप बोलते हो ना,
तो आपके मुंह से धुआं निकलता है, आपके मुंह से एक प्रकार से धुआं टाइप का निकलता है, तो वो और कुछ नहीं रहता गाइज, वो आपका जो है वाटर की वेपर ही रहती है। और इस वाटर की वेपर के कारण ही आपको क्या होता है, जाड़ों में आपका जो है वाटर की कमी हो जाती है। तो जाड़ों में ज्यादा से ज्यादा वाटर का यूज करना चाहिए। जो मेन चीज होती है जिसके लिए हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिसके लिए हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वो है आपका एटीपी, ठीक है ना, एटीपी। तो हम यहाँ पर क्या सकते हैं, यहाँ पर देखो मेन ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, मेन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर कार्बन, यानी कि कार्बन को ऑक्सीडाइज किया जाता है, कार्बन को ऑक्सीडाइज किया जाता है, कार्बन को यहाँ पर ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, ये आपका एटीपी के लिए यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन में ही क्या होगा कि O2 को एक्सेप्ट करा जाता है, O2 को एक्सेप्ट करा जाता है। अब आई बात समझ में कि इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये भी बता दिया कि एटीपी का यूज हम क्यों कर रहे हैं अपने सेल के अंदर, ठीक है ना। मेन कारण होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का ही। आई बात समझ में। अब देखो जितना भी मैं आपको गाइज पढ़ाता हूँ, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां पर आपके अराउंड 1295 मेंबर अभी तक जुड़े हुए हैं। और ये सब चीज फ्री में है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे। फ्री CSIR नेट लाइफ साइंस की कोचिंग मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके ऑल 30 यूनिट कवर करा दूंगा यूट्यूब पर ही, तो कोई वरी करने की बात नहीं है। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आई बात समझ में। इसके साथ साथ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको CSIR में तो काम आएगा ही आएगा, गेट में, ICMR में, DBT में, इन सब जगह काम आपके आने वाला है। अगर ये चीज आपको अच्छी लगी है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना इस वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपका क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। एक होता है फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस को अभी हम यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से ही जानेंगे। एंड दूसरा होता है आपका फोटोसिंथेसिस। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस में भी क्या हो रहा है और आपका सेलुलर रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है। तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपके यहाँ पर एक रिएक्शन लेकर के आया हूं, जिससे आप समझ जाओगे कि हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को समझो। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट के अंदर, जहां पर आपका क्या बनेगा, जहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, ठीक है ना। मान लो ये आपका ग्लूकोज बना, यानी कि फोटोसिंथेसिस में आपका क्या बनना है, ग्लूकोज या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनने वाले हैं, पहली बात। अब ये जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से बनते हैं। 6 CO2 एंड 6 H2O मिलकर के 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनाता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनाता है। एंड यहाँ पर 6 CO2 रिलीज होती है। गाइज यहाँ पर मोल पूछे जाते हैं कि कितने मोल मिलकर के कितना आपका जो है प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ये चीज इंपोर्टेंट है, गेट में पूछी जा चुकी है, इसको हल्के में मत लेना। अब यहाँ पर दूसरा प्रोसेस देखो, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो आपका ग्लूकोज बना है, ये जो ग्लूकोज आपका बना है, इस ग्लूकोज को अब यूज किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में मेन चीज क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। मेन चीज क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। तो अब इस ग्लूकोज को जो है तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। एंड यही प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, यही प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर आपको 6 CO2 6 H2O मिलते हैं। एंड ये प्रोसेस गाइज आपका प्लांट में भी होता है। कभी आप ये सोचो कि ये प्रोसेस आपका प्लांट में नहीं होता सेलुलर रेस्पिरेशन का, तो ऐसा गलत है, ये आपको प्लांट में भी देखने को मिलता है। आई बात समझ में, दोनों के बीच में डिफरेंस पता चला कि कहां पर आपका एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है एंड कहां पर आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इन चीजों को याद रख लेना। एंड जो मैंने आपको मोल बताए हैं, इन मोल को भी याद रख लेना। आपसे पूछा जाता है गाइस कि अगर ग्लूकोज का 1 मोल, ग्लूकोज का एक ग्लूकोज को तोड़ा जाए, ब्रेक करा जाए, तो उसके लिए आपको 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी,
जिसके फलस्वरूप आपको क्या मिलने वाला है, 6 CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड आपको एटीपी मिलने वाली है। अगर एक ग्लूकोज की बात करूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 686 किलो कैलोरी मिलती है, 686 किलो कैलोरी यहाँ पर मिलती है। अगर इन कैलोरी को मैं आपका कन्वर्ट करूं कि आपका यहाँ पर कितनी एटीपी मिलती है, अगर एटीपी में कन्वर्ट करूं तो गाइज एक बात यहाँ पर आपको शॉकिंग वाली मिलने वाली है, उस चीज को समझो। यहाँ पर क्या होता है कि सारी की सारी आपकी जो जितनी भी एनर्जी है, ये जितनी आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, ये जितनी भी आपकी 686 किलो कैलोरी एनर्जी यूज हो रही है, ये सारी की सारी आपकी जो है एटीपी में चेंज नहीं होती, ये सारी की सारी एटीपी में चेंज नहीं होती। यहाँ पर कुछ एनर्जी आपकी जो है हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। क्या होता है कि हीट के रूप में बाहर निकल जाती है, जो कि आपका जो है नहीं बना पाती एटीपी। तो यहाँ पर टोटल एटीपी कितनी मिलती है आपको, अराउंड 32। जी हाँ, ये आपका न्यू वाला एटीपी मैपिंग है, जहां पर आपको 32 एटीपी एंड इसके साथ साथ आपको 30 एटीपी, दोनों टाइप की एटीपी मिलती है। अब ये कौन से पाथवे में, जहां पर ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन जो कि लास्ट में पढ़ेंगे, जस्ट अभी बताने वाला हूं मैं, तो वहां पर डिपेंड करता है कि कौन सा पाथवे चल रहा है जहां पर आपको 32 एटीपी मिलेगी एंड कौन सा पाथवे चल रहा है जहां पर आपको 30 एटीपी मिलेगी। अगर मैं इसको और डिटेल में लेकर के जाऊं तो यहाँ पर याद रख लेना 1 एटीपी, इस चीज ये चीज लिखी हुई है वैसे आगे, 1 एटीपी बराबर आपके 7.3 कैलोरी होती है, 7.3 कैलोरी होती है। अब देखो तभी तो मैंने कहा है, अगर यहाँ पर 7.3 की मल्टीप्लीकेशन करोगे आप 32 से, तो अराउंड ये 240 या 243 के आसपास आने वाला है, ठीक ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके जो है जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो सारी की सारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, उसमें से जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकल रही है, हीट के रूप में बाहर निकल रही है। और ऐसा गाइड मैं आपको पहले बता दूं, चाहे तो फॉर्मेशन हो चाहे डिग्रेडेशन हो, चाहे फॉर्मेशन हो चाहे डिग्रेडेशन हो, यहाँ पर भी आपकी जो है एनर्जी निकलेगी, लेकिन उस एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते। जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस में निकलेगी ये आपका हीट के रूप में निकलने वाली है, इसको हम हीट के रूप में बोल देते हैं। जबकि जो आपकी एटीपी होती है ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है ना, जो कि फ्री फॉर्म में आपके जो है सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होती है। इस बात को भी याद रख लेना, यहाँ पर भी आपकी हीट के रूप में जो है एनर्जी जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात याद रख लेना, ये चीज गाइज आपसे पूछी जाती है, चाहे इसको न्यूमेरिकल वे में पूछ ले, चाहे इसको आपको है डायरेक्ट थ्योरी बेस पे पूछ ले। इतनी बात समझ में आई, इस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो चलो आओ आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, कि आपका सेलुलर रेस्पिरेशन किस प्रकार से प्रेजेंट होता है एंड कौन कौन से उसमें स्टेप उसमें आते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा नहीं कि आपका डायरेक्ट जो है सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बनना है, एक केमिकल रिएक्शन की पूरी सीरीज होती है, दैट्स ब्रेक डाउन, जहां पर ब्रेक डाउन किए जाते हैं ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है एटीपी का यूज करने के लिए। इसके बाद देखो विच में बी यूज्ड एज ए एनर्जी, जिसका यूज हम या तो एनर्जी के लिए कर लें, पावर मनी रिएक्शन थ्रू आउट द बॉडी, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर को जो है आपकी जो है एनर्जी मिलती रहती है टाइम टू टाइम, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सो एटीपी एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसलिए हम एटीपी को बोलते हैं कि एटीपी हमारे शरीर में एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि आपके पास आपकी जेब के अंदर पैसे होते हैं ना, तो आपके सेल के अंदर एटीपी है, जिस सेल के अंदर जितनी एटीपी वो उतना ज्यादा रिच, यानी कि वो सेल उतना अच्छे से फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसको 3 मेन स्टेप में आपका जो है डिवाइडेड किया जाता है। देयर आर 3 मेन स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर ग्लूकोज, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, पहला होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, डिटेल में पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसके इनहिबिटर क्या होते हैं, इसके फैट क्या होते हैं, कौन सा कार्बन कहां पर होता है। दूसरा आता है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम टीसीए साइकिल या फिर क्रैब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इसी को हम क्रैब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसको भी बहुत ज्यादा
डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेप आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको सबसे लास्ट में यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। देखो ऐसा होता है कि आपका जो एटीपी होता है, डायरेक्ट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से भी मिलती है, एंड आपको जीटीपी जो होता है जिसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल की बोलते हैं, ठीक है ना, जहां पर आपका डायरेक्ट एटीपी जीटीपी ये चीज बन रही है, इनको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हम अपने सेल के अंदर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपके जो है काफी सारे को एंजाइम्स यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि NADH बनता है, NADH बनता है। अब NADH आपकी रिड्यूस फॉर्म होती है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से बनती है। तो NAD ये आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। इसमें अगर हम हाइड्राइड देंगे, हाइड्राइड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे एंड 1 हाइड्रोजन देंगे, तब आपकी रिड्यूस फॉर्म में चली जाएगी। गाइज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ भी चीज रटने वाली नहीं है, सब कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है ना। तो हम इनको देखेंगे कि किस प्रकार से NADH जो है बाद में ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप हमको जो है एनर्जी मिलती है। कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन यानी कि कितने हाइड्रोजन पंप आपका कितनी एटीपी बनाते हैं, उस चीज को भी देखेंगे। मोस्टली क्या होता है, जो आपके 4 हाइड्रोजन पंप होते हैं वे आपका 1 एटीपी को जनरेट करते हैं। किस प्रकार से 1 एटीपी को जनरेट करेंगे आपका हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, ठीक है ना। तो अभी केवल दिमाग में अपने प्रोसेस यहाँ पर कर लेना कि सर ने इतनी बात बताई थी, ये चीज आपको आगे देखने को मिलने वाली है। अब इसके बाद देखो, आप सभी को पता चल गया है कि आपके 3 यहाँ पर स्टेप परफॉर्म होने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस, TCA एंड आपका जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक में समझो कि इनकी लोकेशन क्या होती है, तो जो फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस आपके कहां पर परफॉर्म होगी, तो ये आपकी साइटोसोल में परफॉर्म होगी। ये कहां पर परफॉर्म होगी? ये आपकी साइटोसोल में परफॉर्म होने वाली है। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द साइटोसोल, बट सिट्रिक एसिड साइकिल, जो आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ये कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। एंड ये बात कर रहे हैं हम यूकैरियोट्स के लिए, ठीक है ना। या सिट्रिक एसिड साइकिल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, ये कहां पर परफॉर्म होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये आपकी परफॉर्म होती है, यानी कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आपके जो है ये परफॉर्म होती है। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अकर ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। अब प्रोकैरियोटिक्स के लिए देखो, प्रोकैरियोटिक्स के लिए क्या खेल होने वाला है। यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस है एंड आपकी जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये दोनों की दोनों आपके साइटोसोल में परफॉर्म होंगी। ये दोनों की दोनों कहां पर होंगी? साइटोसोल में होने वाली है। जबकि जो आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होने वाली है, ठीक है ना। इसको दोबारा से समझो एंड ऐसा क्यों हुआ उस चीज को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक्स के लिए। यूकैरियोटिक्स में ये कहां पर परफॉर्म हो रही है? तो मान लो यहाँ पर मैं एक यूकैरियोटिक्स की सेल बना रहा हूँ, ये मैंने बना दी यूकैरियोटिक्स की सेल, बीच में बना दिया है मैंने न्यूक्लियस, ठीक है ना। एंड साइड में यहाँ पर बना दिया है मैंने क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो देखो जो आपको ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस होगी आपको साइटोसोल में। आई होप आपको साइटोसोल के बारे में पता हो कि ये आपका ये वाला पार्ट साइटोसोल होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एंड दोनों को मिलाकर के यानी कि आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर के आपका प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको ये चीज पता हो, नहीं पता तो यहाँ पर तो आपने पढ़ ही लिया है, उसके क्या वरी करना। तो यहाँ पर देखो ग्लाइकोलाइसिस जो हो रही है वो कहां पर हो रही है? आपकी साइटोसोल के अंदर हो रही है। जबकि यहाँ से जो ग्लाइकोलाइसिस है, यहाँ से एक्चुअल में ये यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा? पायरुवेट बनता है। यहाँ से पायरुवेट बनता है, यहाँ से क्या बनेगा? ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? पायरुवेट होगा। अब ये पायरुवेट आपका जो है अंदर जाएगा, ठीक है ना। इस यहाँ पर भी जैसे ये अंदर जाता है ना, तो 3 एंजाइम्स काम करते हैं यहाँ पर,
वो आपके गेटवे साइकिल के नाम से जाना जाता है, उस चीज को भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही ये आपका देखो, जैसे ही आपका अंदर चला जाता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको गाइज एक चीज और बता रखी थी कि ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक्चुअल में डबल मेम्ब्रेनल होता है। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनल होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो, मैट्रिक्स में आपकी कौन सी साइकिल परफॉर्म होगी? टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको टीसीए साइकिल बोल दो, आपका सिट्रिक एसिड साइकिल बोल दो, या फिर क्रेब्स साइकिल बोल दो। तीनों नाम एक ही है, कभी तीनों में आप कंफ्यूज हो जाए क्यों इनका ऐसा नाम पड़ा, तो जब हम इनकी डिटेल में साइकिल पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद आपका जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बारी आती है। तो जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है वो इस प्लाज्मा, जो आप देख रहे हो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन देख रहे हो, यहाँ पर आपका जो है पंप लगे हुए होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर आपके पंप लगे हुए होते हैं, मेनली 5 पंप होते हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। एंड इन्हीं पंप के थ्रू क्या होने वाला है? आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, जहां पर आपको एंड में जाकर के एटीपी मिलने वाली है, जहां पर आपको एंड में जाकर के एटीपी मिलेगी। एंड उस एटीपी का अमाउंट कितना होगा? या तो 32 होगा या फिर आपका 30 होने वाला है। 32 कहां पर मिलता है एंड 30 कहां पर मिलता है, बात करेंगे हम, ठीक है ना, जब हम आपका ऑक्सीडेटिव साइकिल पढ़ेंगे। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोकैरियोटिक्स की, आपका प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक्स में मेनली क्या आते हैं? आपके बैक्टीरिया आते हैं। जब ये बैक्टीरिया आते हैं तो इनके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता गाइस। जी हाँ, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, जहां पर इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उस पोर्शन को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। उस पोर्शन को किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड पोर्शन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? कोई भी आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा। इसी के साथ साथ जितने भी आपके ऑर्गेनल होते हैं, जितने भी ऑर्गेनल होते हैं, लाइक लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, वे ऑर्गेनल भी यहाँ पर नहीं पाए जाते, ठीक है ना। वे ऑर्गेनल भी यहाँ पर नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है ना। राइबोसोम्स पाया जाता है, वो भी 70s टाइप का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा। तो यहाँ पर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा, ना ही यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो चाहे आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो, चाहे आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो, चाहे आपका टीसीए साइकिल हो, चाहे आपकी टीसीए साइकिल हो, दोनों की दोनों कहां पर परफॉर्म होने वाली है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होने वाली है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होने वाली है। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आपकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर, ये देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, इस प्रकार से, ठीक है ना, अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम मेसोसोम्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेसोसोम्स के नाम से जानते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको बता रखा है, इसको फुल डिटेल में बता रखा है, जहां पर आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 90 लेक्चर करवा रखे हैं माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है ना। वे आपके गेट के पर्पज से करवा रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार जा करके देख लेना उनको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका इसने जो है नीचे को एक फोल्डिंग कर ली, नीचे को एक फोल्डिंग कर ली, एंड इस फोल्डिंग पे ही आपका जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन साइकिल परफॉर्म होती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन साइकिल परफॉर्म होती है। आई होप गाइस अब आपको पता चली होगी लोकेशन के। सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप टीसीए साइकिल, तीसरा स्टेप ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है ना। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, इसको एक्चुअल में 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। एंड दूसरा आपका होता है क्या, जिसको बोलते हैं हम एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस, इसको भी हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लेना, आगे वैसे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आई होप गाइज ये चीज अब आपको समझ में
आई होगी। तो देखो यहाँ पर कुछ और चीजें देखने की कोशिश करो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन, कि आपका जो है रेस्पिरेशन रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड इट्स सेल विथ ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म। यानी कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जहां पर सेल जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है किसी सबस्ट्रेट को, जिससे कि क्या हो कि वो सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी को रिलीज करे। ठीक है ना, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। एंड रिलीज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस एज ए वेस्ट गैस। यानी कि यहाँ पर आपको कार्बन डाई भी मिलेगा, यहाँ पर आपको वाटर भी मिलेगा, यहाँ पर आपको एनर्जी भी मिलने वाली है। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो नेक्स्ट कुछ स्टेप देख लो कि इट इज एन ऑक्सीडेटिव एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस। यानी कि इसको ऑक्सीडेटिव क्यों बोला, तो मैं आपको पहले से ही बताता हुआ आ रहा हूं इसको ऑक्सीडेटिव बोला है इस ऑक्सीजन के एक्सेप्टेंस के कारण। यानी कि ये होगी आपकी ऑक्सीडेटिव। एंड इसको एक्सर्गोनिक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये आपकी एक्सर्गोनिक होती है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद देखो कि इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, चाहे बैक्टीरिया हो, आर्किया हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, कुछ भी हो, ये आपका यूनिवर्सल होता है। इवन जो वायरस होते हैं वे भी सेम इसी प्रकार से करते हैं। अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में ये परफॉर्म होता है। इसके बाद देखो कि सबस्ट्रेट, यहाँ पर सबस्ट्रेट यूज फॉर रेस्पिरेशन इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एंड जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जिसकी मैं बात करता हुआ आ रहा हूं, वो आपका क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो सेल होती है ग्लूकोज को प्रेफर करती है, उसके बाद लिपिड को प्रेफर करती है, देन आपका प्रोटीन को प्रेफर करती है। यानी कि याद रख लेना, अगर सेल के अंदर एनर्जी आपकी कम हुई, एनर्जी कम हुई, तो सबसे पहले क्या काम करेगी, अगर रेस्पिरेशन होगा तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का होगा। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का होगा, उसके बाद लिपिड का होगा। यानी कि देखते हो ना कि भाई साहब अगर आप जो है खाना पीना नहीं खाते तो जो आपके शरीर में फैट सेल होती है, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिपिड, लिपिड का मतलब क्या है आपका फैटी एसिड। ठीक है ना, जो आपका फैट है उस चीज को। फिर अगर इसके बाद लिपिड भी नहीं बचा तो अब बारी आती है आपकी मसल्स के अंदर की। जो आपकी मसल्स होती है ना, मसल्स में आपकी प्रोटीन भरी हुई होती है दबादब, तो उनको जो है एक्सेप्ट किया जाता है एंड उनका रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि खाली ग्लूकोज ग्लूकोज का ही हो रहा है, भाई सभी का होता है, लेकिन सभी के लिए कंडीशन अलग अलग होती है। देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को ही प्रिफर किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, देन लिपिड को प्रेफर्ड किया जाएगा। अगर लिपिड भी नहीं बचा आपके सेल के अंदर तो उसके बाद प्रोटीन को प्रेफर्ड किया जाएगा। ठीक है ना, तो इनके लिए कंडीशन है। कभी आप ऐसे समझो कि ऐसे ही हो रहा है, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। तो चलिए आइए आगे समझते हैं अब थोड़ा सा एनर्जी कैलकुलेशन को। हालांकि मैं ये चीज आपको बता चुका हूं एंड ये चीज आपसे पूछी जाती है 4 नंबर में। ठीक है ना, यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन कैन ऑल बी ऑक्सीडाइज एज फ्यूल, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं, लेकिन इनके लिए कंडीशन होती है। व्हाट हेयर प्रोसेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय टेकिंग ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लेकिन हम यहाँ पर आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज को लेकर के चल रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। अन एक्सर्गोनिक रिएक्शन प्रोसीड विद नेट रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी। और जो यहाँ पर ये एनर्जी बन रही है ना, ये जो आपकी एनर्जी बन रही है, ये आपकी फ्री फॉर्म में बनती है। याद रख लेना, ये आपकी फ्री फॉर्म में बनती है। कभी आप इसको या देखो ऐसा होता है कि स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछ ले आता है कि बाउंडेड फॉर्म में बनेगी या फिर आपका जो है फ्री स्टेट में बनेगी, तो ये हमेशा फ्री फॉर्म में बनती है। When 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलिकुलर मास होता है आपका 180 ग्राम, ठीक है ना, या फिर 180 डाल्टन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है ना, किस प्रकार से निकाला है बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि ग्लूकोज का आप किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो मास। इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2O। आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 एंड H2O अप्रोक्सीमेटली
2870 किलो जूल, यहाँ पर जूल में लिखा हुआ है, यहाँ पर 2870 किलो जूल आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड कराता है, या फिर जब हम इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 686 किलो कैलोरी एनर्जी इन लिबरेट, यानी कि इतनी एनर्जी को आपका फ्री में छोड़ दिया जाता है, आपका जो है फ्री फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। देखो यहाँ पर आपको किलो जूल एंड किलो कैलोरी कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो इस चीज को आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट कि पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब ये जो आपकी एनर्जी 686 किलो कैलोरी एनर्जी यूज हुई है, मतलब जो फ्री फॉर्म में आपका जो है निकली है, यूज नहीं फ्री फॉर्म में निकली है, उससे हम एटीपी की सिंथेसिस कर सकते हैं। एंड फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय रेस्पिरेशन द सेल मेकअप्स अबाउट 30 to 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स ईच विद 7.3 कैलोरी मोल ऑफ फ्री एनर्जी, यानी कि एक 1 एटीपी में आपका कितना होता है, 1 एटीपी में आपको 7.3 कैलोरी देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो हम रेस्पिरेशन बहुत देर से बात करना है, रेस्पिरेशन ये आपका दो प्रकार से हो सकता है, ये आपका दो प्रकार से हो सकता है। तो एक तो होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जैसे इसका नाम बता रहा है एरोबिक, यानी कि यहाँ पर एरोबिक यानी कि यहाँ पर आपको जो है O2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहाँ पर O2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट अनएरोबिक का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको O2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली, O2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। अब देखो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया कि आपको O2 की रिक्वायरमेंट, O2 की आपके जो है अन रिक्वायरमेंट, तो इसके बेस पे हम एनर्जी का भी कुछ ना कुछ अंतर देखने वाले हैं, ठीक ना। वो एनर्जी का क्या क्या अंतर होता है एंड कौन कौन से पाथवेज में आते हैं, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले एरोबिक को समझो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि मान लो अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कंप्लीटली उसको जो है एज ए फ्यूल हमारा जो सेल है वो यूज कर लेगा, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा ग्लूकोज को यूज कर लेगा। इसका मतलब यही होता है। इसके बाद देखो इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, लाइक टीसीए, लाइक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये स्टेप इसमें आते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। इसके बाद अनएरोबिक में क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, जबकि इन्वॉल्वमेंट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही आपका जो है इधर से उधर करा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका इसको इनकम्प्लीट बोल देते हैं, इनकम्प्लीट बोल देते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें भी आपका ग्लाइकोलाइसिस आता है दोस्तों, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस आपका यूनिवर्सल फिनोमिना होता है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन में भी आपका ये फर्मेंटेशन आपके जैसा मसल सेल्स होती है, उन मसल सेल्स के अंदर भी आपका फर्मेंटेशन पाया जाता है। एंड मेनली जो आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं बेवरेज प्रोडक्ट, जिसमें आपका अल्कोहल से रिलेटेड लाइक विस्की, वाइन, रम, वोडका, ठीक है ना, कॉकटेल, अभी आपके मुंह में शायद पानी आ रहा होगा जो मतलब पीने वाले होंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस, वो सब भी आपका फर्मेंटेशन से बनता है। इस फर्मेंटेशन को डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी शराब बनाई जाती है, ठीक है ना, मक्का से, गेहूं से, चावल से, ठीक है ना, जो आपके फल होते हैं उनसे, एंड उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। रम किससे बनती है, बियर किससे बनती है, वोडका किससे बनती है, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप घर में यूज करते हो दही, तो दही भी आपकी किससे बनती है, फर्मेंटेशन से बनती है। इसके अलावा अगर आप यूज करते हो, जलेबी खाना पसंद करते हो, डोसा खाना पसंद करते हो, तो ये सब भी किससे बनता है, फर्मेंटेशन से ही बनता है। अब आप कहोगे कि सर जलेबी फर्मेंटेशन से कैसे बनती है, बात करेंगे जब हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आई होप गाइज आपको पता चला होगा। अब देखो यहाँ पर उसी प्रकार से
दे रखा है कि आपका जो है किस प्रकार से हम ग्लूकोज यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ये तो सब में आपकी सेम होने वाली है। ग्लाइकोलाइसिस सब में चलेगी, एरोबिक हो अनएरोबिक हो कोई मतलब नहीं। इसके बाद जब ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं पायरूवेट, ये आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब यहीं से आपका डिसाइड होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अगर प्रेजेंस होगा ऑक्सीजन तो कंप्लीट यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा एंड आपको एनर्जी मिलेगी, जो कि आपकी मोस्टली सेल के अंदर होता है। मोस्टली सेल के अंदर आपका यही कार्य परफॉर्म होता है। लेकिन अगर आपके सेल के अंदर, आपकी ही सेल के अंदर, और किसी की नहीं बता रहा, आपकी ही सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन का लैक हो गया, मेनली मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर क्यों होता है मैंने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पर भी बताता हूँ। जब आप ज्यादा रनिंग करते हो ना, ज्यादा रनिंग करोगे आपको हाई, याद रखना ना, हाई ऑक्सीजन की डिमांड होगी, ठीक है ना। रनिंग वगैरह करोगे आपको हाई ऑक्सीजन की डिमांड होगी, लेकिन आप सांस तो उसी स्पीड से ले रहे हो ना, तो यहाँ पर इसलिए क्या होता है कि मसल सेल्स जो होती है वहां पर ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती, ठीक है ना। वहां पर ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती, जिसके कारण क्या होता है, वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। एंड जब वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो वहां पर जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनर्जी में केवल और केवल एनर्जी के नाम पर आपको 2 एटीपी ही देखने को मिलेगी गाइस यहाँ पर। एंड जो लैक्टिक एसिड होता है ये अगर आपके शरीर में रुकना स्टार्ट हो गया तो बहुत खतरनाक डिजीज होती है, जैसे कि आपका, जैसे घुटनों में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ठीक है ना। क्योंकि ये लैक्टिक एसिड जहां पर भी आपके शरीर में इसने मतलब एक प्रकार से कहो कि घर बनाना स्टार्ट कर दिया, आपके शरीर में स्टोर होना स्टार्ट कर दिया, तो काफी सारी रिएक्शन को ये जो है आपका धड़ाल्ले से जो है कट करेगा, यानी कि उनको होने नहीं देगा, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे फर्मेंटेशन इसको भी डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारी होती है। इसके बाद अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। यहाँ पर ईस्ट दे रखा है, बैक्टीरिया भी इसमें रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपका अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका ईस्ट ही अल्कोहल का प्रोडक्शन करे। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक फंजाई है एंड इस ईस्ट का नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। फर्मेंटेशन पढ़ेंगे डिटेल में देखेंगे, इसके भी आपकी कई सारी वैरायटी होती है। सेल लाइन क्या होता है, काफी सारी चीज देखेंगे कि आपको कहाँ पर जो है परफेक्ट जो है अपना सबसे ज्यादा बेवरेज प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि अल्कोहल सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर क्या होता है गाइस, आपको इथेनॉल मिलता है, क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। आजकल तो ये आपके जो जितनी गाड़ी होती है ना, बाइक हो या फिर आप पेट्रोल के साथ, आप कह सकते हो कि पेट्रोल के साथ मिक्स करके दिया जा रहा है, जगह जगह इसके प्लांट लग रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। एंड इसके साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, एनर्जी मिलने वाली है। यहाँ पर भी एनर्जी आपकी लेस होती है, अराउंड 2 एटीपी एनर्जी ही यहाँ पर आपको मिलती है। आई बात समझ में, अगर इतना सब चीज आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने अब आपको बता दिया है कि कहां पर कैसे कैसे होने वाला है। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, उसमें भी सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम देखेंगे जितने भी आपके बीच के पाथवे होते हैं, जैसे कि इस ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही हम देखने वाले हैं फर्मेंटेशन, कि आपका फर्मेंटेशन क्या होता है। इस फर्मेंटेशन के बाद एक होती है आपकी गेटवे साइकिल, एक होती है आपकी गेटवे साइकिल, तो गेटवे साइकिल को भी हम इसी के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम चलेंगे क्रैब्स साइकिल के पास। क्रैब्स साइकिल में देखेंगे कि किस प्रकार से परफॉर्म हो रही है, सबके लिए निमोनिक्स आपको मिलने ही वाले हैं। फिर इसके बाद हम चलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए एंड देन सेलुलर रेस्पिरेशन फिनिश, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल मिलूंगा मैं आपसे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के लिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत बोलो, ये भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।